अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि स्लोप क्या होता है और स्लोप और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होती है। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए अल्फा, तो उस लाइन को हम कहेंगे ये इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। लेकिन अल्फा के लिए एंगल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एंगल है अल्फा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि ये लाइन इस तरह से हो सकती है। ये समझ लें कि हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और जरूरी नहीं कि लाइन ये इस तरह से ये यहाँ तक सिर्फ यही एंगल बना सकते हैं। यहाँ पे भी हो सकती है लाइन इस तरफ से भी आ सकती है, लेकिन उनका एंगल जो है वो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उनका एंगल कोई ना कोई बनना चाहिए। और वो एंगल जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। 180 कितना होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 180 है, तो ये 180 से छोटा ही है। अब इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है? इफ अ लाइन L मेक्स एन एंगल अल्फा, अगर कोई लाइन है जो अल्फा एंगल बना रही है और अल्फा की कंडीशन क्या, वो 0 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन जो है वो अल्फा एंगल बना रही है। जैसे यहाँ पे एक लाइन थी, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और कोई लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगी, फिर हम उस लाइन को कहेंगे देन वी से द लाइन L। फिर हम उस लाइन L को कहेंगे, ये लाइन L है हमारे पास, फिर हम उस लाइन L को क्या कहेंगे? इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। इंक्लाइन का मतलब, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन मतलब किसी लाइन का झुकाव। इंक्लाइन का क्या मतलब होता है? झुकना। अगर कोई लाइन जो है, अगर कोई लाइन L पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, फिर हम उस लाइन को कहेंगे कि वो देन द लाइन L इज इंक्लाइंड एन एंगल अल्फा। फिर हम कहेंगे कि वो जो लाइन है वो इस एंगल पे झुकी हुई है, कि उसका झुकाव इस एंगल पे है। कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि x एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है और y एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है। इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस। अब x एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन क्या होता है? यानी वो लाइन जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल कोई बनाए। अब यहाँ पे हमने x एक्सिस की इंक्लिनेशन चेक करनी है। ये हमारे पास x एक्सिस है, इसकी इंक्लिनेशन चेक करनी है। यानी कि कोई ऐसी लाइन जो इसके साथ, जो x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए। x एक्सिस की इंक्लिनेशन चेक करनी है, जिसका मतलब वो लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाए कोई, और x एक्सिस के साथ हमने x एक्सिस भी चेक करनी है, तो x एक्सिस का x एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा? लाइन भी यही है और हमने इंक्लिनेशन भी यही होता है कि ऐसी लाइन जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए। तो यहाँ पे लाइन भी यही है और x एक्सिस यही है। अब x एक्सिस का अपने साथ ही एंगल
बनेगा, एंगल तो यहाँ पे 0 बन रहा है क्योंकि दोनों लाइंस बिल्कुल सेम है, वही लाइंस है, एंगल यहाँ पे 0 होगा। तो इसका मतलब एंगल 0 है, तो फिर इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। अब उसके बाद वाई एक्सिस के चेक कर लेते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, अब हमने इस लाइन है, यहाँ पे क्या था? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस है, इसका मतलब जो लाइन है हमारे पास वो वाई एक्सिस है, यानी जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो लाइन हमारे पास वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो इसका मतलब ये जो है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी ये लाइन जो है ये जितना एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो हमारे पास इसकी इंक्लिनेशन होगी। अब ये वाली जो लाइन है ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास 90 का एंगल होता है। तो इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द वाई एक्सिस क्या होगी हमारे पास? 90। यहाँ पे भी लाइन कौन सी थी? एक्स एक्सिस थी, और एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बनेगा? 0 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे लाइन क्या थी? वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा था? 90। तो जो एंगल होगा वो ही हमारे पास इंक्लिनेशन होगी, उस लाइन की इंक्लिनेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 90 था और लाइन वाई एक्सिस थी, इसलिए वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होगी हमारे पास? 90। अब स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन फाइंड करें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है कि आपने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप क्या होती है? इफ अ लाइन L मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इतना तो वही था, इंक्लिनेशन वाला था कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। लेकिन अगर उस एंगल अल्फा के ऊपर हम tan अप्लाई कर दें, then tan alpha is called the slope और gradient of a line L। जो हमारे पास लाइन की इंक्लिनेशन आई है अगर हम उसके ऊपर tan अप्लाई कर दें तो वही हमारे पास उस लाइन की स्लोप होगी। यानी कि अगर कोई लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है अल्फा, तो ये अल्फा जो था हमारे पास उस लाइन की इंक्लिनेशन थी, अगर हम इस अल्फा के ऊपर tan अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। इस कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन L। इट इज डिनोटेड बाय, ये लाइन हमारे पास L है, तो उसको हम अगर tan अल्फा अप्लाई कर दें, अगर इस एंगल पे अल्फा के ऊपर हम tan अप्लाई कर दें, ये हमारे पास स्लोप आ जाती है उस लाइन की, लाइन L की। इट इज डिनोटेड बाय M। इसको हम फिर किससे डिनोट करते हैं? M से डिनोट करते हैं, यानी स्लोप ऑफ द लाइन को M से डिनोट करते हैं इस तरह से, M इज इक्वल टू tan अल्फा। सबसे पहले तो इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन कोई भी ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे कि वो उस लाइन की इंक्लिनेशन है। उसके बाद जो भी हमारे पास इंक्लिनेशन आएगी यानी अल्फा की वैल्यू आएगी, अगर हम उसके ऊपर tan अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाएगी, और उसको हमने किससे डिनोट करना है? M से। पहले हमने जब इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन फाइंड की थी। हमने इससे पहले जब हमने इंक्लिनेशन को डिस्कस किया था तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन फाइंड की थी। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या आई थी हमारे पास? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल था वो 0 बन रहा था। तो जो एंगल बनेगा किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो भी बनेगा वो हमारे इंक्लिनेशन होगा। अब हम इनकी स्लोप फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
इक्वल टू tan अल्फा, m उसके बाद इक्वल tan, अब अल्फा कौन सा होगा, जो हमारे पास इंक्लिनेशन आई होगी उस लाइन की, वो ही हमारे पास अल्फा होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या है हमारे पास 0, तो यहाँ पे 0 डिग्री आएगी। अब tan की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, आपने वैल्यूज याद की थी चैप्टर नंबर 6 में। tan की वैल्यू क्या थी, 0 पे याद की थी, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो tan की वैल्यू क्या थी 0 पे, 0, 1/√3, 1/√3 और इंफिनिटी। अब tan की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या थी हमारे पास, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो tan की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या है 0, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की स्लोप हमारे पास क्या आ गई है 0। अब हम y एक्सिस की स्लोप फाइंड करेंगे। अब y एक्सिस की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ y एक्सिस m इज इक्वल टू tan अल्फा क्या आएगा, जो उस लाइन की इंक्लिनेशन हमारे पास आई थी। तो y एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पे हम अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास इंफिनिटी, tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इंफिनिटी। इसको इंफिनिटी में लिख सकते हैं या फिर अनडिफाइंड लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये दोनों वैल्यूज यानी ये चार जो वैल्यूज हमारे पास ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है और ये आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगी। उन्होंने सिर्फ ये कहना है कि y एक्सिस की स्लोप फाइंड करें या फिर वो किसी क्वेश्चन में इनकी स्लोप यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने इनकी वैल्यूज नहीं बतानी, आपको खुद पता होना चाहिए कि y एक्सिस की स्लोप क्या है, x एक्सिस की स्लोप क्या है, x एक्सिस की स्लोप क्या है, y एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या है इनकी, ये आपने जुबानी याद रखो। स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा था। इंक्लिनेशन क्या थी, इंक्लिनेशन क्या होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे इंक्लिनेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन एल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो इसकी इंक्लिनेशन होगी। कोई भी लाइन फॉर एग्जांपल ये लेट कर लेते लाइन एल है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाएगी, एंगल यहाँ पे हमने अल्फा ऐड कर लिया, तो ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, जिसका मतलब इस लाइन की इंक्लिनेशन क्या है अल्फा। इसके बाद स्लोप क्या थी, कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, अगर हम उस एंगल पे tan अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप होगी। जैसे कि ये लाइन एल थी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही थी, तो इसकी इंक्लिनेशन पे यानी एंगल पे अल्फा पे अगर हम tan अप्लाई कर दे तो वो हमारे पास इस लाइन की यानी लाइन एल की स्लोप होगी, जिसको हमने m से डिनोट किया था। तो हमारे पास लाइन की स्लोप किसके इक्वल आएगी tan अल्फा के। अगर हमें क्वेश्चन में कोई लाइन गिवन हो और एंगल गिवन हो और हमें कहा जाए कि उस लाइन की स्लोप फाइंड करें, हम उस एंगल पे tan अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। लेकिन अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और फिर दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी हो तो वो वाला तरीका सीख लेते हैं। स्लोप ग्रेडियंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हो उनकी स्लोप फाइंड करनी हो तो फिर वो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये
जो पॉइंट्स है पॉइंट P x1 y1 और Q x2 y2। अब पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है। एक लाइन है L जो पॉइंट P और Q में से पास कर रही है और ये x एक्सिस है और x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, एंगल अल्फा बना रही है। लेट कर लेते हैं कि एक लाइन है जो पॉइंट P और Q में से पास कर रही है। लेट L बी द लाइन, एक लाइन जिसको हमने L से डिनोट किया है पॉइंट P और Q में से पास कर रही है। लेट L बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the points P and Q। एक लाइन है जो पॉइंट P और Q में से पास कर रही है और ये लाइन हमने फर्ज कर लिया कि x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। उसके बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट P का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, इसको L का नाम दे देते हैं, और पॉइंट Q का भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको पॉइंट M का नाम दे देते हैं। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर PL and QM on x axis। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए x एक्सिस पे, क्योंकि ये देखिए लाइन जो है x एक्सिस का परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के साथ पैरेलल है। दोनों लाइन इक्वल हो तो वो पैरेलल होती हैं। अगर एक लाइन इस तरह से और एक सीधी और एक थोड़ी सी टेढ़ी हो तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए ये वाली लाइन जो है ये x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है और ये y एक्सिस के साथ देखें तो y एक्सिस के साथ ये लाइन पैरेलल हो रही है। और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर PL और QM ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट क्या है, P का पॉइंट है x1 y1। अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो 3 और 4 तो पहला जो होता है वो x का पॉइंट होता है, दूसरा y का। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 3 है। तो यहाँ पे इस साइड पे x पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। पॉइंट 3 है, इसका मतलब कि इसका यहाँ से शुरू से 0 से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी। उसके बाद हमने यहाँ 1 पे आए तो हमने 1 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद 2 पे आए तो हमने 2 डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर 3 पर आए तो हमने 3 डिस्टेंस कवर कर लिया। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा। उसके बाद y की वैल्यू क्या 4 1 2 3 4। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसमें 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 4 है। जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे तो 0 से वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या है x1 y1, p की वैल्यू x1। तो इसका x1 वाली कौन सी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 और 4, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा पॉइंट 3 और 4, 3 और 4। अब पॉइंट 3 और 4 यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो y एक्सिस का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये वाला भी और ये वाला भी ये 3 है। पहली वैल्यू 3 है तो इसका मतलब क्या है कि x का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 3 है
और दूसरी वैल्यू 4 है। इसका क्या मतलब है कि y का जो डिस्टेंस है 0 से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है x1 y1। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये 0, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास x1। जैसे यहाँ पे वैल्यू 3 थी तो 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था 3 था। तो यहाँ पे वैल्यू x1 है तो 0 से l तक का डिस्टेंस क्या होगा x1। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या y1। तो इसका क्या मतलब था कि 0 से यहाँ तक यानी यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 4 था। तो यहाँ पे y1 है जिसका क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है। ये भी y1 कितना होगा और ये भी y1 होगा। अगर हम इसको इस तरह से कर ले और इसको यहाँ पे हम r का नाम दे देते। ये वाली लाइन यहाँ से p से l तक y1 है तो ये जो है r से m तक ये भी y1 होगी क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये डिस्टेंस भी 4 होगा। उसके बाद ये x1 है और ये y1। यहाँ पे एंगल अल्फा बन जाए तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा बनेगा। तो ये एक लाइन थी जो दो पॉइंट्स में से पास कर रही थी, एंगल अल्फा बन रहा है। अगर हम लेंगे स्लो पॉइंट करनी है तो अगर हम उस पर tan अप्लाई करें तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। यानी कि स्लोप इसकी फाइंड करनी है तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल पे tan अप्लाई करना होगा, tan अल्फा। तो tan अप्लाई करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड होनी चाहिए। यानी कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बेस वाली साइड भी होनी चाहिए। पहले हम ये दोनों साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट्स की स्लोप आ जाएगी। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है q x2 y2। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट हो q, पॉइंट q हो हमारे पास 6 और 8। एक पॉइंट p था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे xy प्लेन पे। अब दूसरा पॉइंट है q 6 और 8। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? पहली वैल्यू x की है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। पहली वैल्यू x की है +6 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 6 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 8, y की वैल्यू 8 6 7 8। पॉइंट 8 यहाँ पे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है हमारे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 6 और 8। पॉइंट Q यहाँ पे आ रहा है 6 और 8। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 8 है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 6 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 6 है क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है q x2 y2। पहली वैल्यू क्या है x2। जैसे यहाँ पे 6 थी तो 0 से शुरू किया था और जहाँ पे वो पॉइंट लाया जा रहा था वहां तक का डिस्टेंस 6 था। तो यहाँ पे पॉइंट x2 है तो 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ तक कहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ तक x2 वाला पॉइंट यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 होगा। 0 से m तक का डिस्टेंस x2 होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है y2। तो इसका क्या मतलब है 0 से जहाँ तक वो पॉइंट लाइट आ रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस 8 होगा। यहाँ से 0 से जहाँ तक वो पॉइंट लाइट आ रहा है वो डिस्टेंस 8 था, ये भी 8 था और ये भी 8 था। तो यहाँ पे यहाँ से ये 0 से पॉइंट कहाँ पे लाइट आ रहा है यहाँ तक। तो 0 से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये
हमारे पास y2 है, और अगर यहाँ से यहाँ तक ये y2 है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी डिस्टेंस y2 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे 0 से 8 तक ये डिस्टेंस 8 था, और यहाँ से भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 8 था। इसी तरह यहाँ पे ये डिस्टेंस वैल्यू क्या y2, इसका क्या मतलब है 0 से यहाँ तक ये डिस्टेंस y2 है, और यहाँ से m से q तक भी डिस्टेंस y2 है। अब यहाँ पे हमें पूरी लाइन का डिस्टेंस गिवन है और हाफ लाइन का डिस्टेंस गिवन है, हमें बाकी हाफ लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरी लाइन जो थी, अगर ये पूरी लाइन जो है a से b तक, इसका डिस्टेंस 6 है, पूरी लाइन का डिस्टेंस अगर हमारे पास 6 है, और ये हाफ लाइन यानी a से c तक का डिस्टेंस 3 है, a से c तक का डिस्टेंस 3 है, पूरी लाइन का डिस्टेंस 6 है, हमने बाकी हाफ लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमने पहले भी किया था, जब हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया था वहां पे हमने ये मेथड यूज किया था कि अगर पूरी लाइन का डिस्टेंस गिवन हो और हाफ लाइन का डिस्टेंस गिवन हो और बाकी हाफ लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो माइनस कर देंगे। पूरी लाइन के डिस्टेंस में से अगर हम हाफ लाइन का डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी हाफ लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि अगर हम पूरी लाइन ए बी के डिस्टेंस में से हाफ लाइन ए सी का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी हाफ लाइन बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस क्या है 6 माइनस ए सी का डिस्टेंस 3, सी का डिस्टेंस 6 माइनस 3 तो इसका मतलब हमारे पास 9, यहाँ से हाफ लाइन सी बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 6, तो टोटल लाइन का डिस्टेंस 6 आ जाएगा। इसलिए आपने पूरी लाइन के डिस्टेंस में से हाफ लाइन के डिस्टेंस को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें ये पूरी लाइन Q से M तक का डिस्टेंस गिवन है, Q से M तक का डिस्टेंस क्या हमारे पास y2, उसके बाद हाफ लाइन R से M तक का डिस्टेंस गिवन है y1, हमने बाकी हाफ लाइन Q से R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम पूरी लाइन में से हाफ लाइन का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, यानी QM डिस्टेंस माइनस RM डिस्टेंस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका डिस्टेंस आएगा, QR का डिस्टेंस आएगा। तो QM का डिस्टेंस क्या है हमारे पास y2 माइनस RM का डिस्टेंस y1 इज इक्वल टू QR। तो इसका मतलब QR का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है उसका डिस्टेंस हमारे पास है y2 माइनस y1। तो हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड आ गई, अब हम बेस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास हाफ लाइन का डिस्टेंस है OL का डिस्टेंस है हमारे पास x1, और पूरी लाइन का डिस्टेंस OM का डिस्टेंस क्या है हमारे पास x2। अब पूरी लाइन के डिस्टेंस में से अगर हम हाफ लाइन का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी हाफ लाइन LM का डिस्टेंस आ जाएगा। OM के डिस्टेंस में से हम माइनस कर देंगे OL का डिस्टेंस, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बाकी हाफ लाइन LM का डिस्टेंस आएगा, LM डिस्टेंस। तो OM की वैल्यू क्या हमारे पास x2 माइनस OL की वैल्यू x1 इज इक्वल टू LM डिस्टेंस। तो हमारे पास LM की वैल्यू भी आ गई है और QR की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे L और M का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास x2 माइनस x1। तो जो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड भी इसके इक्वल ही होगी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये वाली LM वाली साइड जो है यहाँ से यहाँ तक और P से R तक ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो PR का डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 होगा। As LM डिस्टेंस इज इक्वल टू PR डिस्टेंस, क्योंकि LM और PR का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब PR की भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, PR का भी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। अब हमारे पास बेस की वैल्यू भी आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई। अब हम tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे
और स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट्स की। स्लोप का फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू tan अल्फा, और tan का फार्मूला, tan अल्फा का फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, जैसे tan थीटा का हमारे पास फार्मूला होता था, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे tan अल्फा, इसका फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, क्यू आर डिस्टेंस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है तो क्यू आर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेस वाली साइड हमारे पास ये है पी आर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी आर डिस्टेंस। हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड की, ये पी आर डिस्टेंस और ये क्यू आर डिस्टेंस। तो क्यू आर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हमारे पास, y2 माइनस y1, और पी आर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला 2 पॉइंट्स की अगर स्लोप फाइंड करनी हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और कहा हो कि इनकी स्लोप फाइंड करें, तो फिर किस तरह से फाइंड करनी है, उनकी स्लोप m किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी कि सबसे पहले तो y वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे, फिर उनको डिवाइड कर देंगे, x वाली वैल्यूज को माइनस करके फिर उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स की स्लोप आ जाएगी।